हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यानी कि यहां पे एक बात क्लियर होता है कि आपका जो सॉल्यूट है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। पहले के लेक्चर में मैंने बता दिया आप लोगों को कि सबस्टांस दो प्रकार के होते हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और जो वोलेटाइल होते हैं वो सॉलिड होते हैं। यानी कि आज का जो सॉल्यूशन है वो है हमारा सॉलिड प्लस, यहां पे सॉलिड प्लस लिक्विड, और तब ये बनता है सॉल्यूशन। यानी कि इसको हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि सॉलिड इसमें इंक्लूडिंग है तो सॉल्यूशन बनता है, इसको हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। यहां पे सॉलिड जो है ये हमारा यहां पे सॉल्यूट है, लिक्विड जो है सॉल्वेंट, और ये बन गया सॉल्यूशन। तो यहां पे जो है सॉल्यूट हमारा कभी भी कह रहा है ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन होगा? सॉलिड सॉल्यूट होगा। यानी कि यही हमारा जो है नॉन वोलेटाइल है। लेकिन सॉल्वेंट जो है लिक्विड ये वोलेटाइल है। ठीक है, आप लोग पहले का लेक्चर थोड़ा याद करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड। यानी वहां था लिक्विड 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 सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम लोग पढ़े थे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के आधार पर ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बांटा गया था। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड लिक्विड यानी बाइनरी सॉल्यूशन का टाइप्स मैंने बताया था, जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये बताया गया था। यहां पे मैं बता दूं कि यहां पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये सॉलिड यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड होने चाहिए। सॉलिड में क्या लेंगे? नॉन वोलेटाइल, और लिक्विड में क्या लेंगे? वोलेटाइल। तो एक बात और क्लियर होती है यहां पे कि वोलेटाइल जो होगा वही वेपर प्रेशर बनाएगा। जो वोलेटाइल है ही नहीं, यानी जो वेपर में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, जो इवेपोरेट नहीं हो रहा है, उसका वेपर प्रेशर कैसे बनेगा? वेपर प्रेशर बनने के लिए हमें क्या होना जरूरी है? वोलेटाइल होना जरूरी है। तो एक बात और हम लोग जान लेते हैं कि सॉलिड में जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमारा है, ऐसे कौन से कंपाउंड है जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो सकता है। तो याद कीजिए कुछ सॉलिड में ऐसा कोई सॉल्यूट हो जो हमेशा इस सॉल्यूशन में यूज में आते हैं। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल में बता दूं कि जो अक्सर आप लोगों के न्यूमेरिकल्स वगैरह में मिलेंगे हमेशा इसका, और मैं कहूंगा कि जो मैं लिख रहा हूं इसका आप लोग मोलिकुलर वेट भी याद कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। जिसमें यहां पर हम लोगों को ज्यादातर यूज में जो आएंगे, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होंगे, उसमें शुगर आता है। शुगर का फॉर्मूला मालूम नहीं है आप लोगों को? शुगर C12 H22 O11 C12 H22 O11। इसका मोलिकुलर मास यहीं पे निकाल लेते हैं, कितना होगा? 342 इसका मोलिकुलर मास होता है। इसके बाद से आएगा इसमें ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसका मोलिकुलर मास कितना होगा? 180। ये सब याद होना चाहिए आप लोगों को कि न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग कम समय में न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, तो ये सब थोड़ा सा याद होना चाहिए। यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2 CONH2 NH2CONH2, और इसका मोलिकुलर वेट जो होता है 7 होता है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे वो ज्यादातर ये तीनों का प्रयोग होता है। होने के लिए तो और बहुत सारे हैं, जो कपूर वगैरह भी ले लिया जाता है, कपूर का फॉर्मूला ले जाता है, और बहुत सारे यहाँ पे कंपाउंड से जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होंगे यानी कि सॉलिड फॉर्म में होंगे उनको लिया जाता है। लेकिन ये तीन का यूजेज बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने ये तीन को बताया। और वोलेटाइल लिक्विड तो समझ रहे हैं आप लोग, कोई भी वाटर ले लो, यहाँ पे मिथेनॉल ले लो, इथेनॉल ले लो, बेंजीन ले लो, कुछ भी जो लिक्विड में है उसको हम लोग लेंगे जो वोलेटाइल है। ज्यादातर ऑर्गेनिक लिक्विड जो होता है ना वोलेटाइल होता है, इसको ध्यान रखिएगा।
तो ऑर्गेनिक लिक्विड हम यहाँ पे ज्यादातर यूज करेंगे और मिलेगा भी क्वेश्चंस में आप लोगों को। तो ये हो गया आपका सॉलिड और लिक्विड में हम लोग लिख ही लेते हैं। चलिए वाटर ले लेंगे, मिथेनॉल ले लेंगे, इथेनॉल ले लेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या ले सकते हैं, बेंजीन भी ले सकते हैं, ठीक है। बेंजीन का और भी कंपाउंड हम लोग फिनॉल वगैरह भी ले सकते हैं, C6H5OH, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, उसका यूज आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड्स आपको यहाँ पे ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेंगे। लेकिन अब बातें क्लियर होती है कि हमारा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वो किस पे डिपेंड करेगा, लिक्विड पे डिपेंड करेगा। क्योंकि हम लोग तो वेपर प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं, तो वेपर प्रेशर जो है वो किसका बनेगा, सॉलिड और लिक्विड में किसका वेपर प्रेशर बनेगा, तो वेपर प्रेशर बनेगा लिक्विड का, जो वोलेटाइल है इवेपोरेट होगा। तो जो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वही वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का भी होगा। क्लियर है बात, क्योंकि लिक्विड ही तो वेपर बनाएगा, सॉलिड तो बनाएगा नहीं। इसको डिटेल जानने के लिए हम लोग यहां पे जानते हैं, ठीक है। यहां पे एक यहाँ फिगर बनाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, हम पहले मिटा देते हैं इसको, क्योंकि फिगर बनाएंगे डिटेल हो जाएगा वहां पे। चलिए ठीक है, फिगर से हम लोग देखेंगे यहां पे कि कोई सॉल्वेंट है, जो ये कोई सॉल्वेंट है जो लिक्विड है, ठीक है। इसको क्लोज वेसल में तो लेना ही है। और ये जो सॉल्वेंट है इसका हम लोग कभी भी, एक बात पहले ही बताया गया था कि सॉल्यूट को हम लोग हमेशा बी मानते हैं, सॉल्वेंट को हमेशा ए मानते हैं। तो यहां पे जो हम सॉल्वेंट लेंगे ए लेंगे, ठीक है। ये सॉल्वेंट हम ले रहे हैं सिर्फ ए। सॉल्वेंट के सारे मॉलिक्यूल्स को हम क्या मान लिए, ए मान लिए। ये क्या है बाबू, सॉल्वेंट है, ये हो गया सॉल्वेंट, और इसको क्या मान लिए, ए मान लिए। तो सॉल्वेंट जो है वोलेटाइल हो है, सॉल्वेंट हम लोग क्या ले रहे हैं, वोलेटाइल है, तो इवेपोरेट होगा। तो ये सॉल्वेंट अब इवेपोरेट हो रहा है, सॉल्वेंट हमारा इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट होने होता है तो यहां से जो प्रेशर उत्पन्न होगा उसको हम लोग कहेंगे P0A, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। अब इसमें क्या करते हैं कि हम एक सॉलिड पार्टिकल्स को ऐड करते हैं। सॉलिड जो नॉन वोलेटाइल पार्टिकल है वो हमारा क्या है, सॉलिड जो है सॉल्यूट है, और इसको हम लोग बी लेते हैं। और एक बात बताते हैं क्या है, ये सॉलिड जो है सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट को हम लोग इसमें मिलाएंगे, जो हमारा बनेगा यहां पे सॉल्यूशन। क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो चलिए एक सॉल्यूशन बनाते हैं। अब सॉल्यूशन में एक बात क्लियर है कि क्लोज वेसल तो यहां भी लेना होगा। सॉल्यूशन में एक बात यहां बिल्कुल क्लियर है कि सॉलिड मिलाने के बाद, यहां इसी में मिलाएंगे सॉलिड, मिलाने के बाद जो वेपर यहां बन रहा है उसका रेशियो जो है, इवेपोरेशन का जो रेशियो है वो डिक्रीज करेगा, निश्चित तौर पे डिक्रीज करना चाहिए। तो आइए देखते हैं यहां पे कि यहां पे हम लेते हैं एक सॉलिड ए, ये सॉल्वेंट हो गया, और फिर ए ए ए ए, इस प्रकार ए ए ऐसे लेंगे हम। लेकिन चूंकि हमने सॉलिड को यहां मिलाया है, सॉलिड जो हमारा सॉलिड है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच जाकर फिट बैठता है। ध्यान रखेंगे बी पार्टिकल्स जो मैं लिख रहा हूं, ये बी पार्टिकल्स जो है ये क्या है, ये बी पार्टिकल्स हमारा सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। इस बात को समझिएगा। तो ये हमारा एक जो तैयार हुआ ये सॉल्यूशन हुआ, और ये सॉल्यूशन क्या है, ए बी सॉल्यूशन है।
चूंकि B हमारा नॉन वोलेटाइल है, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, तो इवेपोरेशन जो होगा वो सिर्फ ए का होगा। मतलब इसके अनुसार तुलना करोगे तो इसका इवेपोरेशन घट रहा है। क्यों घटेगा? क्योंकि जो पार्टिकल्स बी के नीचे ए पार्टिकल्स हैं, यानी जहां पे बी पार्टिकल्स है, वो बी पार्टिकल्स ए के इवेपोरेट होने से रोकेगा। ठीक है, अब जहां पे बी पार्टिकल्स आएगा ये इवेपोरेट होगा तो इसको रोकेगा। तो जहां पे ए पार्टिकल्स बी पार्टिकल्स हैं तो ए को इवेपोरेट होने से रोक रहे हैं, यानी कि वो इवेपोरेट नहीं हो रहा है। और जो भी इवेपोरेशन हो रहा है यहां पे वेपर में बन रहा है, वो सभी किसका है? ए का ही है। यानी कि चूंकि सॉल्यूशन लिए हैं तो इसके वेपर प्रेशर को हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर मानेंगे, और वो भी होगा ए, यानी कि ये हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो जो प्योर वेपर प्रेशर हमारा है तो दोनों में तुलना जब हम कर रहे हैं, और यहां पे कम होने के कारण क्या है? बी पार्टिकल्स जो उसको रोक रहा है। तो यानी हम सीधे सीधे ये बात कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। दैट इज, हम लोग यहां पे इस बात को समझेंगे कि यहां पे नोट में एक चीज हम लिखते हैं, तब इसको हम लिखेंगे। यहां पे नोट में हम इस बात को लिखते हैं, नोट में इस बात को यहीं पे लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर में। ठीक है, यहां पे दो टॉपिक मैं बताऊंगा आप लोगों को। फर्स्ट नंबर लिखिएगा, वेपर प्रेशर इज लोअर्ड, इसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। वेपर प्रेशर इज लोअर्ड ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यानी कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में मिलाया गया है और जो सॉल्यूशन बन रहा है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहां पे लोअर्ड हो जाता है। यानी कि दैट इज, हम लिख सकते हैं कि पीए जो पार्शियल वेपर प्रेशर है इज लोअर्ड देन पी नॉट ए, तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और सेकंड टॉपिक में एक बात और आपको कंफर्म कर लेना होगा इस बात को, कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वही वेपर प्रेशर जो है वो आपके सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर है। यानी कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर बन रहा है वही हमको यहाँ पे लेना है। यानी कि जितनी मात्रा सॉल्वेंट का यहाँ बढ़ेगा उतना ज्यादा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इस बात को लिखते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन increases the mole fraction of volatile सॉल्वेंट यानी कि कोष्ठ में ए। तो जितना ज्यादा ए की मोल फ्रैक्शन मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स, जितना ज्यादा ए की मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा ए का, उतना ज्यादा यहाँ पे वेपर बनेगा और उतना ही सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर ज्यादा होगी। लेकिन कितना हो ज्यादा होगी, उसके प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उससे कभी भी ये कम होगा। इस बात को समझिएगा, ये कभी भी कम होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों को एक बात को समझना है कि कभी भी यहां पे वेपर प्रेशर जो है इसके अनुसार अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यहां लिख सकते हैं कि P
ए, मतलब कि इसका वेपर प्रेशर जो ये कर रहा है ये सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, है ना, यानी कि वहां पे हम लोग जिट्टा ए लिखेंगे। तो यही बात करता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज विच इंक्रीजेज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि ये, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये लिए मैं यहाँ पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके, जितना ज्यादा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, उतना इसकी वेपर प्रेशर भी बढ़ेगी। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA, PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA, वेयर PA इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ यहां पे लिख सकते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। P नॉट A बराबर ये हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A, ठीक है, और जिट्टा A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो जिट्टा A क्या है, मोल फ्रैक्शन है, 1 है। तो यही तो राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ भी यही कहता है, पहले भी राउल्ट्स लॉ पढ़े हैं, यही बात राउल्ट्स का कहना है। राउल्ट्स का यही कहना है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ volatile component in the solution, मतलब सॉल्यूशन में जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर हमको लेना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन इट, मतलब जितना उसके मोल फ्रैक्शन उसमें प्रेजेंट है उसका पार्शियल प्रेशर उसके बराबर होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सेम बात यहां पे आता है ना कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जिट्टा A, दैट इज PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू जिट्टा A, सेम चीज आता है। और साथ में एक बात और मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं, और अब हम एक बात यहां पे आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि इसका यूज है, इस दोनों टॉपिक का यूज है, इसलिए नहीं मिटा रहे हैं इसको। अब एक बात समझिएगा यहां पे कि ये जो कह रहा है कि PA इज लेस देन P नॉट A, तो यानी कि वेपर प्रेशर जो है किसका, सॉल्यूशन का, वो प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से घट रहा है, कम हो रहा है। यानी कि यहां पे हम लोग बात करेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। यहां पर हम लोग किसका बात करने वाले हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कितना वेपर प्रेशर लोअर्ड हो रहा है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसी को कहते हैं कि जब किसी हम लोग वोलेटाइल सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को सॉल्यूट को मिलाते हैं, तो जब सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझिए फिर से। कहता है कि व्हेन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्स्ड with volatile solvent, the vapor pressure is lowered, known as lowering of vapor pressure। इसी को तो lowering of vapor pressure कहते हैं।
तो यहां पे एक बात हमको समझना है कि लोअरिंग ऑफ वेव प्रेशर क्या हो रहा है। यही लोअरिंग ऑफ वेव प्रेशर है कि उसको मिलाने पर इसका वेव प्रेशर कम हो जा रहा है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं यहां पे कि लोअरिंग, ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी ए, पी नॉट ए माइनस पी ए। पी नॉट ए माइनस पी ए ही हमारा क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। यानी कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, कितना वेपर प्रेशर घटा, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो वेपर प्रेशर पहले है जो ज्यादा है उसमें से जो वेपर प्रेशर कम आ रहा है घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा ये जो है प्योर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर है, ये जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो घटाएंगे तो लोअरिंग वेपर प्रेशर निकल जाएगा। आई बस समझ में। अब एक टॉपिक आता है यहां पे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ किसके रिलेटिव में, उसके प्योर कंपोनेंट के जो वेपर प्रेशर है उसके रिलेटिव में इसके लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालेंगे। तो ये आता है पी नॉट माइनस पी ए बट्टा पी नॉट ए। यानी कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को रिलेटिव किससे कराया गया, उसके वेपर प्रेशर से कराया गया। तो इसके प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से जब रिलेशन कराए, जो रिलेटिव मास आएगा, जो रिलेटिव वैल्यू आएगा, वही रिलेटिव वैल्यू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात यहां पे क्लियर होती है। अब हम लोग अगर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स बढ़ेंगे तो यहां से हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे कि किसके बराबर होते हैं, क्योंकि राउल्ट्स का वो लॉ बन जाएगा। तो राउल्ट्स के लॉ के अनुसार हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और एक और लॉ राउल्ट्स का यहाँ पे आएगा। तो पहले वाले लॉ के अनुसार हम लोग लेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ में क्या लेंगे, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स है। अभी मैंने लिखा था ना, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जिट्टा ए का ये मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिखते हैं, ये लिया गया था, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, पहले यहां समझिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। हमेशा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे हमेशा 1 आएगा। कई बार आप लोगों को रिपीट किया गया, बताया गया। तो यहां से अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को निकालें तो 1 माइनस जिट्टा बी हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे हम लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू यहां पे रखते हैं इंटू जिट्टा ए की जगह पे क्या रख देंगे 1 माइनस जिट्टा बी। आएगा समझ में। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस जिट्टा बी। इसको मिटाना पड़ेगा। आइए इसको मिटाते हैं और अब हम लोग उसको यहाँ पे डेरिवेशन बनाएंगे। एक नया फॉर्मूला का डेरिवेशन होगा यहाँ से, और एक नया लॉ भी यहां से मैं बता रहा हूं, राउल्ट्स का एक नया लॉ भी यहां पे आएगा। तो अब जानिएगा इसको, इसलिए हम लिख सकते हैं, जान लीजिएगा, पी ए बराबर पी नॉट ए 1 से गुना होगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू जिट्टा बी ले लेंगे। अब हम लोग लिख सकते हैं या पी नॉट ए इंटू जिट्टा बी इज इक्वल टू, इसको ये निगेटिव था चूंकि इसको उठाकर इधर लाए, और यहां पे पी नॉट ए माइनस पी ए। अब आप देख सकते हो कि पी नॉट ए इन माइनस पी ए क्या है हमारा, पी नॉट ए माइनस पी ए क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये है आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये आपका हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बात समझ में आ गई। अब अगर हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं, या यहां पे हम लोग एक्स बी मतलब कि जिट्टा बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई क्या आ रहा है बाबू, पी नॉट बी। तो यहां से ये आ जा रहा है आपका, ये क्या हो गया आप बताइए, यानी कि ये पार्ट जो आया आपका इसको कहते हैं रिलेटिव
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, और ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का इस फॉर्मूला को देखते हुए राउल्ट्स ने अपना एक नया लॉ दे दिया। तो यहां पे एक नया लॉ दिया गया किसका, राउल्ट्स का। तो यहां पे बन गया एक राउल्ट्स लॉ, एक नया लॉ इन्होंने तैयार कर दिया राउल्ट्स का। और ये लॉ जो आता है क्या है, एट कांस्टेंट या गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको शॉर्ट फॉर्म लिख दें, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल solution containing the non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute। ध्यान दीजिए, मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हुआ है, सॉल्वेंट का नहीं है। सॉल्वेंट को ए मानते हैं, सॉल्यूट को बी मानते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एट, रहने दीजिए सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सिंपल से इनका बात ये आ रहा है कि इस पूरे डेफिनेशन को, ये पूरे लॉ को कब बनाया गया, जब ये डाटा तो पहले वाले लॉ को लेकर चले हैं, तो वहीं तो इनका सेकेंड लॉ आया है। यानी कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पे ये लॉ है, और लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए, आपका वेपर प्रेशर के लिए ये लॉ है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि राइट द राउल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये लॉ लिखना होगा, ठीक है। और फिर लिखा जाए कि राइट द लॉ ऑफ राउल्ट्स लॉ फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, यानी कि सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉलिड और लिक्विड का या नॉन वोलेटाइल सिर्फ सॉल्यूट का है, तो आपको ये वाला लॉ लिखना है जो पहले मैंने बताया था इसके पहले। तो ये बात समझ में आ गई कि राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा कि जो भी इनका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होंगे वो बराबर होंगे, इक्वल होंगे उसके सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। अब आइए आप लोग यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि ये जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है ये टोटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग को ये बात जानना होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है इसी से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसको लास्ट में पढ़ाया भी, और मैं इससे रिलेशन दिखाना चाहता था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। तो आइए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा देखते हैं क्या कहता है। अब चूंकि यहां से आपका मैं शुरू भी कर रहा हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे क्या होता है। इसका पहले डेफिनेशन जानते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है कहता है सॉल्यूट, यानी कि टोटल जो है इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, इसके आगे जो भी पढ़ेंगे वो टोटली डिपेंड रहेगा सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर, ठीक है। यानी कि ये कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depend on the only
number of particle of solute, number of particle of solute, ठीक है, does not depend on the nature of solute particle, known as colligative properties। तो यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट मींस मोल ऑफ सॉल्यूट। अरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अर्थ क्या हुआ, मैं यहां पे एक चीज बताता हूं, समझिएगा थोड़ा सा। नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, यानी क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स मतलब क्या, मोल। एक मोल बराबर 6.022 10^23 पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोल की। तो यानी कि हम लोग यहां पे किसको ले रहे हैं, मोल। और मोल जो है यहां पे देखिएगा रिलेशन में कैसे दिखा रहा हूं। मोल जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे, कंसंट्रेशन से। किससे रिलेशन होता है, कंसंट्रेशन से। अब कंसंट्रेशन जो है वो, कंसंट्रेशन का टाइप्स क्या है, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, सब तो उसी में है। तो यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो टोटली डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी जो कंसंट्रेशन आप पढ़ चुके हो, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फिर से वही आने वाला है यहाँ पे सॉल्यूशन में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कंप्लीट वही आने वाला है। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी जान लेते हैं। यानी कि टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेव प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेव प्रेशर। सेकंड होता है इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। थर्ड होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ होता है ओस्मोटिक प्रेशर। तो आज हम लोग जो पढ़े वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो किसके लिए था, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और मैं एक बात यहां पे कंफर्म कर दूं कि बाकी के एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये टोटल जो है इसी सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सबका डिफिनेशन यही होता है। अच्छा एक बात समझिए, एलिवेशन मतलब क्या होता है, एलिवेशन मतलब क्या, जो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर देना, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन। तो यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो एलिवेशन होगा। तो सॉल्वेंट का जो यहां पे लिक्विड हम ले रहे हैं, सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, और इसमें जब हम सॉल्यूट मिलाएंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड जब मिलाएंगे तब ये जो बनेगा सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे, इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। एनएम का कहना है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कंपोनेंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट जो होगी वो आपके कंपोनेंट ए के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगी। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तब होगा जब इसका वेपर प्रेशर कम होगा। अरे वेपर प्रेशर कम का अर्थ क्या हुआ है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा काम कर रहा है, यानी कि वो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी।
जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा काम करेगा तो इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब वेपर प्रेशर कम हो रहा है तभी तो कह रहे हैं कि लोअरिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कम होने के पीछे रीजन क्या था, रीजन था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या, आप हीट करेंगे तो हीट करेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या होगा, वो टूटने में ज्यादा समय लेगा, ज्यादा समय लेगा यानी कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। तो मैंने कहा ना कि टोटली डिपेंड है इसी पर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे। फिर फ्रीजिंग पॉइंट जब वो ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि टेम्परेचर को ज्यादा हमको नीचे नहीं ले जाना पड़ेगा, लोअर नहीं करना पड़ेगा, टेम्परेचर थोड़ा सा ही घटाएंगे तुरंत वो फ्रीज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये टोटली मैं समझाऊंगा, यानी कि टोटली रिलेटेड है इस लेक्चर से, इस बात को समझिएगा। टोटली इसके आगे का जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा वो टोटली डिपेंड करेगा इसी टॉपिक पे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही सारा डिफिनेशन तीनों में आएगा। इसका डिफिनेशन मैंने लिखा, वही डिफिनेशन इसमें भी यूज करूंगा, इसमें भी यूज करूंगा, थोड़ा सा चेंजिंग करूंगा, सिर्फ इसमें बॉइलिंग पॉइंट में लाऊंगा, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट लाऊंगा। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गया। हमने आज खत्म कर दिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पहला टॉपिक, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आइए इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं, मिटाते हैं सब। और अब हमको मिल गया क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे। आंसर फर्स्ट का हम लिखने जा रहे हैं, फर्स्ट का। तो यहां पे जानेंगे सबसे पहले कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17 mm। गिवन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन बनाने के लिए कि आप पहले जाने क्या क्या दिया हुआ है। यानी कि यहां पे वेपर प्रेशर दिया हुआ है किसका, वाटर का। तो पी नॉट ए मतलब दिया गया है इसका, ठीक है। पी नॉट ए दिया गया 17 मिलीमीटर। चूंकि वाटर यानी कि प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे दिया गया, तो ये पी नॉट ए से लिखते हैं हम लोग प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमें पी निकालना है, पी निकालना है, यानी कि पीए भी कह सकते हैं, ये हमें निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब क्या दिया गया, यूरिया का अमाउंट दिया गया 6 ग्राम। तो यही लगे हाथ इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना। N1 हो गया, यहाँ पे N1 कितना हो जाएगा 6/60, 6/60। और यूरिया का वेट कितना होता, 60 होता। तो इस डिवाइड करेंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा, ये कंफर्म हो गया 0.1 मोल। अब हम लोग देखेंगे किसमें, 100 ग्राम वाटर दिया गया है 100 ग्राम। तो लगे हाथ N2 निकाल लेते हैं। तो N2 कितना आएगा, यहां बनाना पड़ेगा। तो N2 कितना आएगा बाबू, N2 आएगा 100 माइनस 100 बट्टा 18। वाटर का वेट कितना होता है, 18 होता है। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5.55 आएगा, 5.55 आ गया। तो N1 और N2 हमें मिल गया, क्लियर हो गया, इतना गिवन था। अब निकालना है पीए। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या हम लोग पढ़े हैं बाबू, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी कि यहां पे यूरिया है, यूरिया का मोल फ्रैक्शन देंगे। तो पी नॉट ए कितना है 17 है, पी ए तो हमको निकालना है, डिवाइड बाय 17। मोल फ्रैक्शन रखिए 0.1। यूरिया का वेट N1 कितना है 0.1, डिवाइड बाय N1 प्लस N2। तो 0.1 प्लस 5.55। सॉल्व करें, बिल्कुल सॉल्व किया जाए, देखते हैं। तो ये 17 हो गया,
0.1 डिवाइड बाई, इसको लिख सकते हैं 5.65। देखिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ 0.1 डिवाइड बाई 5.65 करेंगे तो यह आएगा 0.0177। और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 17 माइनस पी ए बट्टा 17 इक्वल टू आ गया 0.0177। इसको डिवाइड करने पर इतना आ गया। अब 17 से इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 17 माइनस पी ए बराबर गुना करने पर 0.3 आएगा। ठीक है, 0.3। तो इसलिए पी ए बराबर कितना आ जाएगा, पी ए किधर जाएंगे, पी ए इधर जाएगा ना माइनस में, तो ये यहां पे आएगा। तो ये हो जाएगा 17 माइनस 0.3, दैट मीन्स 16.7। तो हमारा जो प्रेशर आया, ये टोटल प्रेशर जो आया पी कितना आया 17 पॉइंट, यहां लिखते हैं, यानी कि इसलिए पी ए बराबर आ गया 16.7 मिलीमीटर। और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फाइनल इसको उतारिए जल्दी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना हम लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, मिटाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन अब हम लोग बनाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना है मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इस बार मास निकालना है। कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका मोलिकुलर मास दिया गया है 40, विच शुड बी डिजॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन। ऑक्टेन में डिजॉल्व है। टू रिड्यूस, तो डिजॉल्व जैसे होता है उसकी वेपर प्रेशर घट जाती है, कितना 80% घट जाती है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो इस बार आंसर हम जो बनाने जा रहे हैं वो दूसरा नंबर है। तो पहले तो हम लोग जान लें कि ये क्वेश्चन जो कह रहा है क्या कर रहा है, कितना परसेंट घट रहा है जी डिजॉल्व करने पर 80%, यानी कि लोअरिंग ऑफ का कितना आया 80% रिड्यूस हुआ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पी ए को अगर हम 100 माने, पी नॉट ए को 100 माने, तो पी ए को हमें 80 मानना होगा। तो इसलिए हमें यहां पे मिलेगा पी नॉट ए माइनस पी ए, दैट मीन्स 100 माइनस 80 बराबर 20। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर यहां हो जाएगा, यानी कि पी नॉट ए माइनस पी ए बट्टा पी नॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 100 बराबर 0.2, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर 0.2 होगा। लोअरिंग ऑफ प्रेशर घटकर 80% इसका घट जाता है, लोअरिंग ऑफ प्रेशर है। तो पी नॉट माइनस पी ए यानी कि 100 माइनस 80 तब ना 20 हुआ। तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, कितना घटा हुआ दिख रहा है 80 नहीं घट रहा है इसमें। यहां मान लो कि तुम्हारा जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर कितना 100, तो 100 से 20 हो गया ना, क्योंकि ये टोटल लोअरिंग वेपर प्रेशर में काउंट हो रहा है। ये टोटल क्या है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना परसेंट रिड्यूस्ड हुआ है 80% रिड्यूस्ड हुआ है। तो 100 से कितना हो गया 20 हो गया, कितना का डिफरेंस है 80% का घटा हुआ दिख रहा। तो 80% ये घट जा रहा है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर घटाएंगे निकालेंगे कितना आएगा 0.2। तो अकॉर्डिंग टू लॉ चलेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पी नॉट ए माइनस पी ए बट्टा पी नॉट ए इज इक्वल टू जिट्टा बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कौन है इसमें सॉल्ट है, हमको सॉल्ट का निकालना है। ठीक है, मास ही निकालना, सॉल्ट मालूम नहीं है। ये आ गया 0.2। चलिए, तो सॉल्ट के नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग मान लेते हैं यहां पर। लेट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट बराबर क्या मान लेते हैं N1 मान लेते हैं। तो यहां पे हो गया
कि ये इसकी वैल्यू 0.2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 बाई n1 प्लस n2, ये है। चलिए 0.2 n1 को रखते हैं। अब n1 चूंकि हमें नहीं पता है, तो इस केस में कभी भी आप इन दोनों की वैल्यू में तुलना करोगे तो n1 का मान को बहुत ही लो मान लेना। उस केस में आप n1 हटा देना, चूंकि n1 इज वेरी मच लेस देन n2, ये मान लेना तुम लोग, चूंकि इसकी वैल्यू नहीं मालूम है इसलिए, मालूम रहता तो ऐड करके निकालेंगे। तो n1 बाई n2 हो गया। अब n1 बाई n2 को यहां पे सॉल्व करेंगे हम लोग आगे, तो 0.2 n1 को n1 रहने दो, n2 की वैल्यू हमें निकल जाएगी, ठीक है। n2 की वैल्यू हमें निकालने के पहले उसी को निकाल देते हैं, आइए। तो n2 बराबर हमें निकालना होगा गिवन वेट। गिवन वेट कितना दिया गया है, ऑक्टेन का 114 ग्राम, और ऑक्टेन का वेट भी निकालना होगा। तो 114 बट्टा ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्टेन का फॉर्मूला हो जाएगा C8H18, है ना ऑक्टेन का फॉर्मूला C8H18। तो C8H18 का निकालिए, यहां पे 12 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 18, 12×8 = 96 प्लस 18 कितना आएगा बाबू, 114 ही आ रहा है। तो यहां पे भी 114 रख देंगे, 12 पे कितना आ गया, 1 मोल। तो N2 तो हमारा 1 मोल निकल गया, N1 हमें निकालना है, तभी तो हम इसका निकालेंगे ना, ये मास निकालने का ना, मास निकालना, क्योंकि मोलर मास में पता है तो हमको मास निकालना आसान है। पहले हम मोल निकालेंगे, इसलिए 0.2 बराबर N1 निकालना है, N2 हो गया 1, तो इसलिए N1 बराबर भी, N1 बराबर कितना हो गया 0.2। तो N1 हमारा आ गया 0.2, तो इसलिए N1 की जगह पर मास रखो। तो गिवन मास यहां पे क्या मान लेते हैं, यहां पे गिवन मास हमें निकालना है ना, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सीधे मान लेते हैं यहां पे, लेट मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू x मान लेते हैं, इसलिए x बट्टा 40, चूंकि इसका मोलर मास यहां देखो दिया गया, मोलर मास कितना दिया गया 40, तो x बाई 40 इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। इसलिए x इज इक्वल टू कितना हो गया, गुना कर दो, तो यहां पे 8 ग्राम दिख रहा है सीधे, इसका आंसर आ गया 8 ग्राम। तो सेकंड वाले का आंसर 8 ग्राम आया, फर्स्ट वाले का आया था 16.7 mm प्रेशर, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन और बनाइए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, दैट्स ऑल।